हेलो एवरीवन एंड वेलकम ऑल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर 4 एनसीईआरटी, जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एनिमल किंगडम। तो हम बेसिकली एनिमल किंगडम के बारे में क्या जानते हैं? एनिमल किंगडम में वो सारे मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं जिन्हें हम उनके एडवांसमेंट लेवल पे, वो कितने एडवांस हो चुके हैं, उनमें क्या क्या फीचर्स है, उसके बेसिस पे हम उन्हें कैटेगराइज करते हैं या क्लासिफाई करते हैं। तो इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे। एनिमल किंगडम इज कैरेक्टराइज्ड बाय मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल फॉर्म्स। तो हम देखते हैं कि एनिमल किंगडम में हम बेसिकली वो सारे जानवरों के बारे में पढ़ते हैं जो बहुकोशिका हैं और जिनमें ट्रू न्यूक्लियस मतलब जो डेवलप्ड न्यूक्लियस है वो पाया जाता है। अब the need for classification becomes important as over a million species of animals have been described till now। और क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी है, उन्हें हम क्यों एनिमल किंगडम में क्लासीफाई करना हमें ज़रूरी है? क्योंकि जब हम देखते हैं कि हम धरती पे बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, तो उन्हें हम कैसे पढ़ें, कैसे जानें, उन्हें कहाँ रखें, कहाँ ना रखें, किस क्लास में रखें, किस फाइलम में रखें। तो इस वजह से हमें उसका क्लासिफिकेशन या उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। The classification also help in assigning a systematic position to newly described species। अब मान लीजिए कि कोई नई हमें प्रजाति मिलती है, नया जानवर हमें दिखाई पड़ता है, तो हम कैसे उसे क्लासीफाई करेंगे या किस सिस्टमेटिक या हायरार्की लेवल पे या कहाँ उसे प्लेस करना है, इस वजह से भी हमें क्लासिफिकेशन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो किन किन आधार पे हम उसे क्लासीफाई करते हैं, क्या बेसिस है क्लासिफिकेशन के? देयर आर सम फंडामेंटल फीचर्स कॉमन टू वेरियस इंडिविजुअल्स इन रिलेशन टू अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। तो ऐसे कुछ फंडामेंटल, ऐसे कुछ निर्धारित फीचर्स होते हैं, कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी भी चीज़ के, जिसके बेसिस के या जिसके अरेंजमेंट के बेसिस पे हम किसी भी उसको क्लासीफाई करते हैं। तो क्या क्या है वो देखते हैं। सेल्स, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सीलोम, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। तो हम किस बेसिस पे देखते हैं, क्या क्या देखते हैं कि सेल कैसे अरेंज है उसकी बॉडी में, अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। बॉडी सिमेट्री, सिमेट्री मतलब भाग, या हम किसी भी चीज़ को जब दो हिस्से में तोड़ते हैं तो क्या वो इक्वली डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है। अगर हम किसी भी प्लेन में, किसी भी सरफेस में, किसी भी प्लेन में उसे काटते हैं तो क्या वो आधे भाग में कट सकती है या नहीं, तो ये होती है सिमेट्री। अब देखते हैं हम नेचर ऑफ सीलोम। सीलोम एक कैविटी है, बॉडी की कैविटी, एक हॉलो कैविटी जहाँ से पैसेज ऑफ फूड हो सकता है या जो भी चीज़ है पास होती है, उसे हम सीलोम कहते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें सीलोम जो होता है वो नहीं होता है, और कुछ में जो होता है वो उतना एडवांस नहीं होता। तो आगे हम पढ़ेंगे। और नेक्स्ट हम देखते हैं बेसिस जो है मेरा कैरेक्टरिस्टिक है वो पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव और सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो उनके डाइजेस्टिव सिस्टम का पैटर्न कैसा है, उनके सर्कुलेटरी सिस्टम का पैटर्न कैसा है, उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे हैं। तो ये सारी चीज़ों के बेसिस पे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं, और इसमें हम इंक्लूड कर रहे हैं यूकैरियोटिक और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम इनटू सेवरल फाइला इज अकॉर्डिंग टू सम बेसिक फीचर्स सच एज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब उनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे हम पहला जो है वो पढ़ेंगे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या उस बेसिस पे हम पहले क्लासीफाई करेंगे। फर्स्ट क्लासिफिकेशन का ये हमारा बेसिस होगा। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन मतलब उसके बनने की प्रक्रिया या किस बेसिस पे वो बना हुआ है। तो देखते हैं कि कुछ ऐसे भी हमारे एनिमल्स हैं जिनमें से सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, मतलब जिनमें सिर्फ और सिर्फ सेल्स पाए जाते हैं, उनमें टिश्यू नहीं होते, या ग्रुप ऑफ सेल्स को ही हम टिश्यू कहते हैं, तो वो उनमें नहीं पाया जाता। अब सेलुलर लेवल क्या है? सेलुलर लेवल जिनमें पर्टिकुलरली एक ही सेल है वो सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा, और इस सेलुलर लेवल की एक खास बात यह है कि सेल्स जो है वो लूजली अरेंज रहते हैं या
टाइटली पैक नहीं रहते, तो वही सेल जो है वो सारे फंक्शन परफॉर्म कर लेगा। पर्टिकुलरली वो अलग अलग ग्रुप में डिवाइड नहीं रहेंगे, कोई टिश्यू नहीं बनाएंगे, कोई कोशिकाएं नहीं बनाएंगे जिससे वो अलग अलग फंक्शन कर सके। इसका एग्जाम्पल है स्पॉन्ज। हम स्पॉन्जेस देखते हैं तो क्या होता है, स्पॉन्ज में बहुत सारे होल होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, छिद्र होते हैं, जहाँ से वो मतलब जो शो करते हैं कि उसके जो सेल्स है वो लूजली पैक्ड है, वो टाइट अरेंजमेंट में नहीं है। तो सेलुलर लेवल का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है स्पॉन्जेस। नेक्स्ट हम देखेंगे टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल में क्या होता है कि द सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शंस आर अरेंज इनटू टिश्यूज। अब एक ही तरह के जो मतलब जो सेल्स एक ही तरह के फंक्शन परफॉर्म करेंगे, वो एक ग्रुप बना लेंगे अपना, और उसी ग्रुप को हम टिश्यू कहते हैं। अब मान लीजिए मेरा लीवर सेल जो है वो मेरा पैंक्रियाटिक सेल्स का काम नहीं करता, तो वो ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या बनाए, पैंक्रियाटिक टिश्यू बनाएंगे, लीवर बाइल टिश्यू बनाएंगे। तो इस तरह के हमारे जो पर्टिकुलर सेल्स है वो अपने अपने काम के अनुसार वो अपने अपना ग्रुप बना लेते हैं, जिसे हम कहते हैं टिश्यू। अब जैसे कि हम देखते हैं पैरेन्काइमेटस टिश्यू, बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो पैरेन्काइमा का बेसिकली क्या होता है, फंक्शन होता है स्टोरेज का। तो वो क्या करता है, वो पर्टिकुलरली पैरेन्काइमा सेल जो है पैरेन्काइमेटस टिश्यू बनाते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज का ही काम करता है। अब देखते हैं उसका एग्जांपल। फर्स्ट टाइम जब हम टिश्यू लेवल देखें तो वो हम देखें कि वो सिलेंट्रेट्स में पाया जाता है। फर्स्ट फाइला जिसमें हमने टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखा वो है हमारा सिलेंट्रेट्स। अब देखते हैं ऑर्गन लेवल। तो ऑर्गन लेवल क्या होता है, ऑर्गन लेवल वो होता है जिसमें ग्रुप ऑफ टिश्यू, जो अब देखे थे हम सिमिलर टाइप के सेल क्या बनाए, टिश्यू बनाए। अब वही सिमिलर टाइप के टिश्यू क्या बना रहे हैं, ऑर्गन बना रहे हैं। तो बेसिकली जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि कार्डियक टिश्यू है, कार्डियक सेल, कार्डियक टिश्यू, कार्डियक मसल बनाई, कार्डियक पूरे हार्ट बनाए मिलके। तो वो पर्टिकुलरली जो टिश्यू थे कार्डियक टिश्यू, वो क्या बनाए, हमारे कार्डियक हार्ट बनाए, मतलब जो हमारा हार्ट था, कार्डियक मसल था, वो बनाए। तो बेसिकली उनका परफॉर्मेंस क्या था, उसके अकॉर्डिंग पे वो ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलके क्या बनाए, और वो एक ऑर्गन बनाए। अब ऑर्गन सिस्टम लेवल, तो ये जो हमारा ऑर्गन लेवल था वो फर्स्ट टाइम कहाँ देखा गया, कौन से फाइला में देखा गया, वो था हमारा प्लेटीहेल्मिन्थस में। अब उसके बाद आता है ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो ऑर्गन सिस्टम क्या है, जो सेम टाइप के फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे डाइजेशन है, तो डाइजेशन कौन परफॉर्म कर रहा है, सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स मिलके डाइजेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसलिए हम उसे एक सिस्टम कहते हैं, सिस्टम जिसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, उसे हम सिस्टम कहते हैं। अब यहाँ पे ऑर्गन की बात कर रहे हैं, इसलिए हम देखेंगे कि ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो फर्स्ट टाइम ऑर्गन सिस्टम लेवल हमने एस्केलमेंथिस में देखा, और एस्केलमेंथिस से लेके पूरे कॉर्डेट्स तक में क्या है, हमारे ऑर्गन सिस्टम लेवल पाए जाते हैं। तो ऑर्गन सिस्टम जो है एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है, जो कि बहुत अलग अलग पैटर्न का होता है। अब देखते हैं कि कुछ ऐसे होते हैं जिनमें कंप्लीट पाया जाता है और इनकम्प्लीट। एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगी मैं डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा स्टमक होता है, लीवर होता है, गॉल ब्लैडर होता है, पैंक्रियाज होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, और एनस से लेके माउथ, हमारा सब कुछ क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहा है। ये सारे डिफरेंट ऑर्गन है जो अपने अपने अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, बट कंप्लीटली क्या बना रहे हैं, हमारा प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गए। अब देखते हैं कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल द डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटीहेल्मिन्थस एंड ओनली सिंगल ओपनिंग टू आउटसाइड द बॉडी दैट सर्व्स एज बोथ माउथ एंड एनस। अब हम देखते हैं कि हमारा जो प्लेटीहेल्मिन्थस है उसमें जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या है, इनकम्प्लीट है, मतलब उसकी दो ओपनिंग नहीं है। माउथ और एनस दोनों के लिए उसमें सिंगल ही ओपनिंग है, वो खाता भी वहीं से है और निकालता भी वहीं से है। तो उसके लिए प्लेटीहेल्मिन्थस में क्या है, सिंगल ओपनिंग है, जिसकी वजह से हम उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट। अब कंप्लीट क्या होगा, कंप्लीट वो होगा जिसमें दो ओपनिंग होगी, एक माउथ एक एनस, जहाँ से इंजेक्शन करेंगे और जहाँ से एक्सक्रीशन करेंगे। तो वो दो अलग अलग हमारे पर्टिकुलरली ओपनिंग्स होंगी, किसमें, डाइजेस्टिव सिस्टम में, जिसे हम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहेंगे। अब सिमिलरली उसी तरह हम देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में, वो भी दो टाइप के होते हैं। अब ओपन टाइप और क्लोज टाइप क्या होता है, ओपन टाइप वो होता है जिसमें कि हमारा हार्ट जो है ब्लड पंप किया, बट वो किसी वेसल से होके, किसी नलिका से होके, किसी आर्टरी से होके न जा कर के वो डायरेक्टली सेल्स और टिश्यू तक
चले जाता है ओपनली, कोई वेसल नहीं होगी, कोई भी आर्टरीज या वेन्स नहीं होंगी, कोई कैपिलरीज नहीं होंगी, सीधा जो है वो ब्लड पंप होगा और वो सेल उसमें नहा लेंगे। तो ये होता है ओपन टाइप। अब देखते हैं क्लोज टाइप। क्लोज टाइप क्या होता है? बंद। बंद क्या है? जिसमें ब्लड जो है वो एक बंद वेसल्स में, एक नलिका में, एक नली में बह रहा होता है, प्रवाह होता है, उसे हम कहते हैं क्लोज टाइप। जो कि किससे होता है? हमारे आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, जो कि बहुत डिफरेंट डायमीटर्स की होती हैं। जैसे कि आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, कैपिलरीज के डायमीटर्स बहुत छोटे होते हैं, वो सेल्स और टिश्यूज तक हमारे ब्लड सप्लाई करती हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं क्लोज टाइप और वेसल टाइप, क्लोज और ओपन टाइप का हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। अब आते हैं हम सिमेट्री में, बॉडी सिमेट्री। अब सिमेट्री क्या होती है? तो सिमेट्री हम देखेंगे कि एनिमल कैन ऑल्सो बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री इज सिमिलैरिटी ऑफ पार्ट्स इन डिफरेंट रीजन्स एंड डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। इट कैन बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। अब देखते हैं कि हम किसी भी बॉडी को जब दो हिस्से में काट रहे होते हैं तो क्या वो सारे ऑर्गन्स इक्वली दोनों हिस्से में आते हैं या नहीं। इक्वली डिवाइड होना बॉडी का, उसके हर एक पार्ट्स का, उसे ही हम सिमेट्री कहते हैं। उस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब हम काटते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को, तो हम देखते हैं कि उसके सारे पार्ट्स, ऑर्गन, सब कुछ इक्वली दोनों तरफ इक्वली डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो इसे ही हम बॉडी की सिमेट्री कहते हैं। अब क्या है एसिमेट्री? एसिमेट्री वो है any plane that passes through the center does not divide the organism into equal halves। अब देखते हैं सबसे पहले प्लेन क्या होता है, हम प्लेन जानेंगे। प्लेन वो होता है जैसे कि कोई भी एक प्लेन सरफेस है, ठीक है। अब आप आलू काटते हैं, आलू को आप सीधा करके काटे या उसे लिटा के काटे या तिरछा करके काटे, तो जब आप सेंटर, उसका सेंटर देखते हैं तो क्या वो उसको इक्वली डिवाइड कर रहा है कि नहीं, वो होता है प्लेन। अब सिमेट्री क्या हुई? अगर हम किसी भी प्लेन से उसको सेंटर से काटें, चाहे वो खड़े में सेंटर से काटे या हम उसको लेटा के सेंटर से काटे, तो वो इक्वली डिवाइड हो रहा है कि नहीं, यही हमारी सिमेट्री है। अब देखते हैं एसिमेट्री। एसिमेट्री में ऐसा होता है कि कहीं से भी काटो उस ऑर्गेनिज्म को, चाहे सीधे में, लेटा के, बीच से, टेढ़े में, कहीं से भी सेंटर से काटो, किसी भी प्लेन से काटो, तो वो इक्वली डिवाइड नहीं होता किसी भी तरह में। तो ये हमारा एसिमेट्रिकल हो गया। अब आता है रेडियल। रेडियल में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेंगे हम, एक सर्कल बनाएंगे। एक सर्कल ड्रॉ करने पर हम देखते हैं, ये हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, इसका सेंटर, और यहाँ से यहाँ से यहाँ से या यहाँ से जब सेंटर के किसी भी प्लेन से हम उस ऑर्गेनिज्म को काट रहे हैं तो वो इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है इन एनी प्लेन। फ्रॉम सेंटर, तो उसे हम कहेंगे रेडियल सिमेट्री। ये था हमारा रेडियल सिमेट्री। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि रेडियल सिमेट्री के एग्जांपल्स क्या क्या है। तो रेडियल सिमेट्री के एग्जांपल हमारे स्पॉन्ज हो जाते हैं, निडेरियंस और इकाइनोडर्म्स। तो कुछ एक ऐसी स्पीशीज़ है हमारे स्पॉन्ज की जिसे हम रेडियल सिमेट्री में डिवाइड कर सकते हैं या बीच से काट सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री वह होती है जिसमें हम बॉडी के दो हिस्सों में एक सिंगल प्लेन से ही, एक ही तरह से काटने से सिर्फ उसे हम इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। अब हम देखेंगे बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री क्या होती है? अब ये एक सर्कल है, या एक ऑर्गेनिज्म ले लेते हैं, तो इसे हम सिर्फ सेंटर से
जब डिवाइड करेंगे तो ये इक्वली हाफ में डिवाइड होगा सिर्फ ओनली वन प्लेन से, और वो एक प्लेन क्या है, सेंटर से। जब सिर्फ ऐसे डिवाइड कर रहे हैं तभी वो इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है। तो ये हो गया हमारा बाईलेटरल सिमेट्री। बाई मीन्स दो, लेटरल मीन्स साइड्स, और सिमेट्री मीन्स उसको डिवाइड करने पर। तो ये हमारा बाईलेटरल सिमेट्री। जैसे कि हमारे सारे इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स। अब आता है हमारा लेयर, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लो मीन्स दो, ब्लास्ट मीन्स लेयर, ट्रिप्लो मीन्स तीन एंड ब्लास्ट मीन्स लेयर। तो जिनमें दो लेयर पाई जाती हैं, जिनमें तीन लेयर पाई जाती है, उन ऑर्गेनिजम्स को हम डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक में कैटेगराइज करते हैं। अब animal in which the cells are arranged into two embryonic layer and external ectoderm and internal endoderm are diploblastic animal. Example coelentrates। तो coelentrate का एग्जाम्पल क्या हो गया हमारा, डिप्लोब्लास्टिक। तो सिलेंट्रेट्स में देखते हैं हम, या डिप्लोब्लास्टिक में हम देखते हैं कि उनमें जो जर्म लेयर होती है, जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो दो लेयर बनती है, वो हमारी क्या होती है, सिर्फ दो ही होती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। एक्टो मीन्स बाहर, एंडो मीन्स अंदर, डर्म मीन्स डर्मल लेयर, डर्मिस मतलब एक स्किन जैसी पतली लेयर, और एंडो मीन्स अंदर, अंदर की तरफ जो लेयर होती है वो एंडोडर्म कहलाती है, और उसके बाहर की लेयर को एक्टोडर्म कहते हैं। जैसे कि ये दिख रहा है आपको, ये जो लेयर है एक्टोडर्म वो बाहर की है, एंडोडर्म जो अंदर की है, और मीजोग्लिया, मीजोग्लिया क्या होती है, हमारी जो बीच की लेयर है, जिसे हम डेवलप होने पर मेसोडर्म कहते हैं। मीजोग्लिया जो अनडेवलप्ड है वो सिर्फ एक लेयर है, उसमें सेल डिफरेंशिएट नहीं हुए हैं, और मेसोडर्म जिसमें हम सेल डिफरेंशिएशन देख सकते हैं। तो undifferentiated layer called mesoglea is present between the ectoderm and endoderm। meso means बीच की। तो जो हम देखते हैं कि जो undifferentiated है, जिसे हम अलग नहीं कर सकते, जिसे हम अलग से पता नहीं लगा सकते, वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में ही प्रेजेंट होती है, उसमें सेल अलग अलग नहीं पाए जाते, डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती, उसे हम मेसोग्लिया कहते हैं। द एनिमल इन विच द डेवलपिंग एम्ब्रियो हैज़ अ थर्ड जर्मल लेयर, जिस एम्ब्रियो में, जिस डेवलपिंग एम्ब्रियो में या जिस एनिमल में हम थर्ड जर्मल लेयर भी कहते हैं, उसे कहते हैं हम मेसोडर्म। इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म आर कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। और जिनमें ये एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म होती है, उन्हें हम ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहते हैं। उसका एग्जाम्पल हमारा प्लेटीहेल्मिन्थस से लेकर के जो कॉर्डेट्स तक फाइला है हमारे 11 फाइलम, उसमें हम देखते हैं कि प्लेटीहेल्मिन्थस से कॉर्डेट्स तक में हमारी ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा सिलोम। तो सिलोम क्या होती है, सिलोम एक कैविटी है, हॉलो स्पेस है, जो कि बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में पाई जाती है। बॉडी वॉल क्या हो गई हमारी, बॉडी वॉल मतलब हमारी जो बॉडी एक कवरिंग है, उसके बीच में गट, और उसकी और गट वॉल के बीच में, गट वॉल जहाँ पे हमारे सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन रेस्ट करते हैं, उसे हम गट वॉल कहते हैं। और बॉडी वॉल हमारी जो पूरी की पूरी बॉडी है, उसके जो बीच में जो एक कैविटी है, एक हॉलो पाइप जैसी कैविटी है, जहाँ कुछ भी नहीं है, हॉलो है, पूरी खोखली है, खाली है, उसे हम सिलोम कहते हैं। द एनिमल इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट आर कॉल्ड एसिलोमेट्स। अब जिस एनिमल में बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती उन्हें हम एसिलोमेट कहते हैं। उसका एग्जाम्पल है हमारा प्लेटीहेल्मिन्थस। प्लेटी मीन्स फ्लैट, हेल्मिन्थस मीन्स ऑर्गेनिज्म जो हमारा फ्लैट शेप का ऑर्गेनिज्म है। जैसे कि हम देखते हैं कि फ्लैट वॉर्म्स में क्या कोई बॉडी कैविटी पाई जाती है, नहीं, क्योंकि वो सिर्फ 2 डायमेंशनल एनिमल्स ही हैं, उनमें कोई बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती है। एनिमल पोजेसिंग सिलोम आर कॉल्ड सिलोमेट्स। अब जिस एनिमल में सिलोम यानी कि कैविटी है, उन्हें हम सिलोमेट्स कहते हैं। एग्जाम्पल हमारा एनिलिडा है, मोलस्का है, ऑर्थोपोडास हैं, और एकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स। अब कुछ एनिमल हैं जिनमें
The body cavity is not lined by mesoderm. Instead, the mesoderm is present as scattered pouches in between the ectoderm and endoderm. अब कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें जो बॉडी कैविटी है हमारी, जो मतलब मेसोडर्म जो है वो मतलब मेसोडर्म में ही लाइन करते हैं, मतलब वो पूरी की पूरी बॉडी कैविटी बनी नहीं है, वो पाउचेस के फॉर्म में बिखरी हुई है। स्कैटर्ड मतलब बिखरी हुई है, पाउचेस मतलब एक थैलियों के फॉर्म में, छोटे छोटे पाउच की तरह वो थैली के फॉर्म में हमारी स्कैटर्ड है, बिखरी हुई है। किसके बीच में? एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में, जो कि हमारी है मेसोडर्म, उसमें पाई जाती है। जैसा कि हम ये डायग्राम में देख सकते हैं, ये वाला जो बी वाला डायग्राम है उसमें जो हमारी ये बॉडी कैविटी है, जो सीलोम है, वो कैसा है? वो स्कैटर्ड फॉर्म में है, जो जिसे हम स्यूडोसिलोम भी कहते हैं। अब ये हमारा जो सिलोम है, ये हमारा पर्टिकुलरली जो हम 3 लेयर देखे थे, क्या? एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मेसोडर्म। ये जो मेसोडर्म और ये एंडोडर्म है, इस दोनों के बीच में जो कैविटी है उसे हम सिलोम कहते हैं। तो यहाँ पे स्यूडोसिलोम में क्या है? वो स्यूडो मीन्स फॉल्स या अनडेवलप्ड, तो ये पूरी तरह से हम देख सकते हैं कि डेवलप नहीं है। ये मेसोडर्म में ही लाइन कर रही है, छोटे छोटे पाउचेस के फॉर्म में। अब ये हमारा है एसिलोमेट। इसमें हम देखते हैं कि कोई भी बॉडी कैविटी नहीं है, ये पूरा का पूरा एंडोडर्म है, मेसोडर्म और एक्टोडर्म है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिलोम। अब देखते हैं सिलोम में हम सबसे खास बात, एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊं कि हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स है, हम जनरली जानना चाहते हैं कि उनका ओरिजिन क्या है। तो ओरिजिन मतलब वो किस लेयर से बन रहे। जब बच्चा पेट में होता है, जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, जब उसकी लेयर बनती है, शुरू में तो सेल्स होते हैं, फिर सेल्स डिवाइड होके वो लेयर बनाते हैं। तो इस तरह से जो डिफरेंशिएशन होते जाता है वो कैसे होता है और किस लेयर से कौन से ऑर्गन्स या कौन सी बॉडी पार्ट बनती है। तो हम देखते हैं एक्टो मतलब बाहर। अब हमारे हाथ के जो स्किन है, तो स्किन क्या हो गई? हमारी एक्टोडर्म हो गई। अब हम देखते हैं कि हमारे जो नर्व्स हैं, तो नर्व्स भी क्या होंगी? एक्टोडर्म, क्योंकि वो हमारे इन्वायरमेंट से, जो भी चीज़ हमारी इन्वायरमेंट से कनेक्ट कर रही है हमारी बॉडी को, वो क्या कहलाएगी? एक्टोडर्मल ओरिजिन की। हमारी नर्व्स जो है सेंसेशन का काम करती, तो हम सेंसेशन जो हमारी स्टिमुलाई है, जो हम इन्वायरमेंट से लेते हैं, तो हम कहाँ से ले रहे हैं? वो एक्टोडर्मल ही तो ले रहे हैं, बाहर से ही तो ले रहे हैं। तो वो हमारी हो गई एक्टोडर्मल ओरिजिन की। तो ये बहुत अच्छा तरीका है याद करने का। अब देखते हैं हम मेसोडर्म। मेसोडर्म हमारी क्या है? बीच की लेयर है। तो हमारी बॉडी के बीच में क्या पाए जाते हैं? हमारे सारे ऑर्गन्स। तो ऑर्गन्स कहाँ, कौन सी लेयर से ओरिजिन हो रहे हैं हमारे? और हमारे ऑर्गन्स जो हो रहे हैं वो हो रहे हैं हमारे मेसोडर्म से ओरिजिन के हैं, तो मेसोडर्मल ओरिजिन के हो रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं एंडोडर्म। तो एंडोडर्म में क्या हो गए? हमारे बोन मैरो टिश्यूज हो गए या हमारी बोन्स हो गई, तो वो सारे हमारे एंडोडर्मल ओरिजिन के हो गए, जिनका हमारी बाहरी सतह से कोई लेना देना नहीं है। जो हमारी मसल से कवर है, जो हमारे हार्ट, लंग्स, लीवर, किडनी, जो सारे ऑर्गन से कवर्ड है, या उनके भी अंदर पाए जाते हैं, उनके भी पीछे पाए जाते हैं, या उनसे छुपे हुए हैं, वो सारे हमारे एंडोडर्मल ओरिजिन के हो गए। अब देखते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल, आगे बढ़ेंगे। हमारा है क्लासिफिकेशन का नेक्स्ट मेथड है सेगमेंटेशन। In some animals, the body is externally and internally divided into segments. अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें हम देखते हैं कि हम उसकी बॉडी जो है सेगमेंट के फॉर्म में डिवाइड होती है। अब हम देखते हैं कि क्या, जैसे कि मान लीजिए अर्थवॉर्म की बॉडी जो होती है वो अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड होती है। उसके कुछ ऑर्गन जो है वो कुछ सेगमेंट में पाए जाते हैं, कुछ ऑर्गन कुछ सेगमेंट में पाए जाते हैं, और पूरे बॉडी में एक ही तरह से उसके सेगमेंट्स में एक ही ऑर्गन्स नहीं पाए जाते, वो अलग अलग डिवाइडेड होते हैं। अब हम ही देख लेते हैं हमारी बॉडी कितने सेगमेंट में डिवाइडेड है, या सेगमेंटेड नहीं भी कह सकते, जॉइंटेड ही है, फिर भी से हम मानते हैं कि हेड, ट्रंक और हमारा टॉर्सो, या हम बोलते हैं कि धड़ और सर अलग है हमारा, तो ये एक तरह से हमारे सेगमेंट ही हो गए। हम सर में जो हमारा ब्रेन है वो हमारे हार्ट की जगह नहीं आ सकता, वो हमारे ट्रंक में नहीं पाया जाता। वैसे ही हम कॉकरोचेस में देखते हैं तो उनका हेड और बॉडी अलग अलग होती है। तो इस तरह से हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को सेगमेंट्स के फॉर्म में भी पढ़ते हैं। तो इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स विद अ सीरियल रिपीटेशन ऑफ एट लीस्ट सम ऑर्गन्स। उसमें हम देखते हैं कि कुछ एक ऑर्गन्स का रिपीटेशन हो रहा है अलग अलग सेगमेंट्स में।
अब फॉर एग्जाम्पल्स इन अर्थवर्म द बॉडी शोज दिस पैटर्न कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन. दिस फिनोमिना इज नोन एज मेटामेरिज्म. मेटामेरिक मतलब अलग अलग, जो उन्हें अलग कर रहे हैं. अब देखते हैं हम मेटामेरिज्म. हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स. अब ये जो मेटामेरिज्म है उन्हें स्पेशलाइज्ड अलग तरह के ऑर्गन्स या डिफरेंट ऑर्गन्स बनाने में हेल्प करते हैं, जैसे कि हमारे एनिलीड्स, जैसे कि हमारा एग्जांपल था अर्थवर्म. बट फॉल्स सेगमेंटेशन और सूडो मेटामेरिज्म. फॉल्स सेगमेंटेशन मतलब झूठा है, झूठ है, ठीक है. तो ये किस में देखते हैं हम? फॉल्स सेगमेंटेशन अकर्स थ्रू बडिंग इन टेपवर्म. तो ये बडिंग के थ्रू होता है. हमें ऐसा लगता है कि वो एक उसका सेगमेंट है, बट वो उसका सेगमेंट नहीं होता, वो उसकी बडिंग होती, वो बड्स निकालते हैं जिससे क्या हमको लगता है क्या वो है, वो एक हमारा सेगमेंट है, बट वो सेगमेंट नहीं होता, वो हमारी होती है फॉल्स सेगमेंट या सूडो सेगमेंट. इन देम बॉडी इज डिवाइडेड इनटू मेनी सेगमेंट्स नोन एज प्रोग्लॉटिड्स. अब जिसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट डिवाइड हो रहे हैं, बॉडी के ही अलग अलग सेगमेंट, तो उसे हम प्रोग्लॉटिड्स कहते हैं. किसमें हम ये देखते हैं, ये होता है हमारा टेपवर्म. अब आता है मेटामेरिज्म रिजल्ट्स इन सेपरेशन ऑफ मेसोडर्म इनटू सेगमेंटेड ब्लॉक्स ऑफ मसल्स. तो हम देखते हैं कि ये क्या करता है, मेटामेरिज्म जो है वो सेपरेशन करता है मेसोडर्म का, जिससे हम अलग अलग सेगमेंट्स या ब्लॉक्स में हम क्या देखते हैं, मसल्स देखते हैं. इन एनिलीड्स देयर आर बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल सेगमेंटेशन. अब एनिलीड्स में क्या होता है, अर्थवर्म में क्या होता है, एक्सटर्नल तो होता ही है सेगमेंट, पर इंटरनल भी होता है, जो अलग अलग, जैसे उसकी जो एक मसल है वो एक ही सेगमेंट में पाई जाएगी, वो दूसरे में कंटिन्यूशन नहीं करेगी, ठीक है. तो इस तरह से सेगमेंट्स होते हैं उसमें. अब ऑर्थोपोड शोज ओनली एक्सटर्नल सेगमेंटेशन. अब ऑर्थोपोड्स है, ऑर्थोपोड्स में जो हम सेगमेंटेशन देखते हैं वो सिर्फ एक्सटर्नल ही होता है. ऐसा नहीं होता कि वो अंदर से भी सेगमेंटेड, नहीं, वो सिर्फ बाहर से सेगमेंटेड रहते हैं. जैसे हम ह्यूमन्स हैं, हम क्या एक्सटर्नली है, देख सकते हैं कि हमारे जो बॉडी है वो हेड और ट्रंक और टॉर्सो या उसमें डिवाइडेड है, बट इंटरनली तो हम कहीं ना कहीं कनेक्टेड ही है एक दूसरे से. हमारी मसल जो है वो ऐसा नहीं कि हेड की मसल नेक तक नहीं आ रही, नेक की मसल हमारी ये हमारी जो ट्रंक है वहाँ तक नहीं जा रही है, या हमारी जो नर्व्स है वो, हमारी जो सप्लाईज है वो पर्टिकुलर उसी सेगमेंट तक सीमित है, ऐसा नहीं, वो हमारी इंटरनली पूरी कनेक्टेड है. तो ये डिफरेंस हमारा आता है इंटरनली और एक्सटर्नली सेगमेंटेशन में. अब देखेंगे हम ऑर्थोपोड शोज ओनली एक्सटर्नल सेगमेंटेशन. इन कॉर्डेट्स ओनली इंटरनल सेगमेंटेशन इज प्रेजेंट. अब हम देखते हैं कॉर्डेट्स, जो कॉर्डेटा आता है जो हम लोग हैं उनमें क्या पाया जाता है, इंटरनल सेगमेंटेशन या सिर्फ वही प्रेजेंट होती है. अब आता है नोटोकॉर्ड. नोटोकॉर्ड जब हम आगे पढ़ेंगे कॉर्डेट्स में तो हम देखेंगे नोटोकॉर्ड. नोटोकॉर्ड वो होती है जो एक हॉलो ट्यूब होती है, जहाँ से हमारा नर्व्स, न्यूरॉन्स या जो भी हमारी न्यूरोग्लियाज है उसका डेवलपमेंट होता है, ब्रेन का, स्पाइनल कॉर्ड का. तो वो हॉलो ट्यूब को हम नोटोकॉर्ड कहते हैं. वो एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि फॉर्म द डॉर्सल साइड ड्यूरिंग, डॉर्सल मतलब पीछे की तरफ, हमारी बॉडी के पीछे की तरफ. हमारी रीढ़ की हड्डी कहाँ होती है, बॉडी के डॉर्सल हिस्से में. ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स. हम देखते हैं कि ये जो होती है वो मेसोडर्मली डिराइव्ड, या हम कह सकते हैं कि मेसोडर्मल ओरिजिन की होती हैं, जो कि हमारी बॉडी के डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होती हैं. अब देखते हैं हम एनिमल्स विथ नोटोकॉर्ड्स आर कॉल्ड कॉर्डेट्स. जिनमें नोटोकॉर्ड्स पाई जाती है लाइफ के कभी भी किसी भी स्टेज में, एम्ब्रियोनिक हो, डेवलपमेंट हो या कोई भी स्टेज हो, उसमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है. जिस भी ऑर्गेनिज्म में उसे हम कॉर्डेट्स में रखते हैं. which do not form this structure are called non-chordates. अब जो ये स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं कर सकते अपने लाइफ के किसी भी स्टेज में, एम्ब्रियोनिक हो, डेवलपमेंट हो या डेवलप्ड हो, उन्हें हम नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं. जैसे कि पॉरीफेरा से लेकर के एकाइनोडर्म्स तक के हम देखते हैं कि उनमें कॉर्डेट्स या नोटोकॉर्ड्स प्रेजेंट नहीं होते. अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स. अब हम पहला फाइलम पढ़ेंगे जो हमारा पॉरीफेरा. कौन कौन से 11 फाइलम्स होते हैं जल्दी से रिवाइज करेंगे फटाफट से. हमारा पहला फाइलम है पॉरीफेरा, सेलेंटेटा, टीनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा और कॉर्डेटा. ये सारे हमारे 11 फाइलम्स हैं जिन्हें हम आगे पढ़ने वाले हैं.
तो हम देखते हैं पहला फाइलम हमारा है पोरीफेरा। तो पोरीफेरा में कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं? स्पॉन्जेस, जिनमें हम पोर्स देखते हैं, जिनमें हम छिद्र देखते हैं, वो सारे हमारे आते हैं पोरीफेरा या स्पॉन्जेस में। दे आर जनरली मराइन एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल। अब इन्हें हम सिमेट्री मतलब किसी भी तरह से इक्वली डिवाइड नहीं कर सकते हैं। और ये क्या होते हैं? जनरली या मोस्टली मराइन होते हैं। मराइन मतलब जो सीज और ओशंस में पाए जाते हैं, जो सॉल्ट वाटर में पाए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं मराइन में। अब हम देखते हैं दीज आर प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल्स एंड हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसा मैंने आपको बताया था कि इनमें सिर्फ सेल्स पाए जाते हैं, कोई टिश्यू, कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं होता। अब स्पॉन्जेस हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम। अब इनमें वाटर ट्रांसपोर्ट किससे होता है? कैनाल सिस्टम से। कैनाल मतलब एक तरह की हम जो नालियाँ कहते हैं या एक हॉलो स्पेस कहते हैं, जहाँ से वाटर क्या होता है? पास हो सकता है। अब जिस पोर से हमारा जो माइन्यूट पोर होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं जहाँ से पानी घुस रहा होता है, जाता है, उसे हम ऑस्टिया कहते हैं, जो कि हमारे बॉडी के वॉल में पाया जाता है। सेंट्रल कैविटी, जो बीच वाली कैविटी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? स्पॉन्जोसील। अब ये मान लीजिए एक छोटे छोटे छेद है बॉडी में, वहाँ से पानी कहाँ जा रहा है? एक कैविटी में, जिसे हम कहते हैं स्पॉन्जोसील, जो कि पर्टिकुलरली एक बॉडी के मेसोडर्म में या पर्टिकुलरली पार्ट में नहीं प्रेजेंट है, वो कहीं भी कैसे भी प्रेजेंट हो सकती है। फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू द ऑस्कुलम, और जहाँ स्पॉन्जोसील खत्म होता है, जहाँ उसकी ओपनिंग होती है, जहाँ से पानी घुसता है, वो ऑस्टिया, जहाँ से निकलता है वो ऑस्कुलम, और जहाँ से वो गुजर रहा होता है वो होता है स्पॉन्जोसील। तो ये तो आपके वैसे काम का नहीं है, बट फिर भी एक नॉलेज के लिए बता दें आपको, 3 टाइप के हमारे वाटर कैनाल सिस्टम होता है। जो सिंपलेस्ट टाइप का होता है वो होता है ल्यूकोसिलिनिया में। जो साइकॉन टाइप का होता है वो हमारा होता है कॉम्प्लेक्स, जो कि हम एस्कॉन में देखते हैं, जिसका एग्जाम्पल है हमारा साइकॉन, जिसकी वजह से उसका नाम पड़ा। और ल्यूकॉन टाइप का हमारे देखते हैं कि स्पॉन्जोसिल में या स्पॉन्जिला में। तो दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन गैदरिंग फूड, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। और इसमें हम देखते हैं क्या क्या ये किस काम आता है हमारा फूड गैदरिंग में। अब वो खाना कहाँ से खाएगा, वो सांस कहाँ से लेगा, और वो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल या रिमूव कैसे करेगा उसके बॉडी वेस्ट को, तो वो इसके थ्रू करता है। अब आता है कोएनोसाइट्स या कॉलर सेल्स। तो जो सेल्स उसके स्पॉन्जोसील को कवर करते हैं या उसकी लाइनिंग करते हैं या ये उसकी कवरेज प्रोवाइड करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कोएनोसाइट्स या कॉलर सेल्स। कॉलर सेल्स मतलब कॉलर, एक तरह से उसकी लेयरिंग, उसकी बाहरी कवरिंग। तो जो स्पॉन्जोसील को कवर करके रखता है उसे हम क्या कहते हैं? कोएनोसाइट्स या कॉलर सेल्स। अब उसका डाइजेशन क्या होता है? इंट्रासेलुलर। वो अब उसके पास कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, उसके पास कोई अलग से कोई मैकेनिज्म नहीं है डाइजेशन के लिए, तो उसका डाइजेशन कहाँ होता है? सेल के अंदर ही होता है। द बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्केलेटन मेड ऑफ स्पिक्यूल्स। तो उसकी बॉडी कहाँ से बनी होती है? स्केलेटन सिस्टम की, जिसे वो अपना बॉडी शेप को मेंटेन रखता है, उसको कहते हैं स्पिक्यूल्स या स्पॉन्जिन फाइबर की बनी होती है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट्स, हर्माफ्रोडाइट होते हैं। अब हर्माफ्रोडाइट का मतलब जानेंगे, जिनमें बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या गैमेट्स पाए जाते हैं। अब इनमें क्या होता है, आप देखिए कि इनका जो सेक्सुअल वो होता है वो सेपरेट नहीं है, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल दोनों ही पाए जाते हैं। दैट इज एग एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस बाय द सेम इंडिविजुअल। वही एक ऑर्गेनिज्म एग भी बनाएगा और स्पर्म भी बनाएगा। स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन और सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं वो एक दूसरे से मतलब कोएशन करके या जो भी कपलेशन करके वो सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं, गैमेट्स को आपस में एक्सचेंज करके या फर्टिलाइजेशन करके।
और इस तरह से भी करते हैं कि वो एक ही ऑर्गेनिज्म कई हिस्सों में टूट करके या बिखर करके डिफरेंट फ्रेगमेंट्स बना लेता है, अपने अलग अलग हिस्से बना लेता है और वो जो टूटा हुआ हिस्सा वो एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो इस तरह से भी वो डिवाइड करते हैं। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट हैविंग अ लार्वल स्टेज। इनमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? इंटरनल होता है, बॉडी के अंदर होता है, और जो इनका डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्टली बच्चा नहीं बनता, उनमें एक लार्वल स्टेज आती है, जो लार्वा बनता है, जो कि हमारा मॉर्फोलॉजिकली बाहरी रूप से दिखने में फिजिकली जो उनका अपीयरेंस होता है वो एडल्ट से अलग होता है, और वो क्या है? फ्री स्विमिंग होता है, एम्फीब्लास्टुला जिसे हम कहते हैं, जो कि हमारा साइकॉन में दिखता है, और पेरेन्काइमुला जो कि हमारा लार्वल स्टेज है किसकी? ल्यूकोसिलेलिया की। और साइकॉन के लार्वा को क्या कहते हैं? एम्फीब्लास्टुला। और पेरेन्काइमुला ल्यूकोसिलेलिया के लार्वा को कहते हैं, जो कि हमारे फ्री स्विमिंग होता है, जो कि हमारे बाहर तैर रहे होते हैं। और हम देखते हैं एग्जाम्पल है इसका, क्या क्या एग्जाम्पल है इसका? साइकॉन जिसे हम स्काइफा भी कहते हैं। स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, नीट का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। स्पॉन्जिला इज अ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। और यू स्पॉन्जिया जिसे हम बाथ स्पॉन्ज भी कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा बिकता है, हमारे नहाने के काम में आता है। तो ये कुछ डायग्राम है। हमारा फर्स्ट वाला क्या है? साइकॉन है, ठीक है। ए वाला जो स्ट्रक्चर है जिसमें ऐसे दो ब्रांचेस दिखे, वो हमारा क्या हो गया? साइकॉन हो गया, जो कि हमारा ऐसे हम जैसे यूज़ करते हैं ना बाथिंग स्पॉन्ज, जो हम अब घरों में यूज़ करते हैं, उसके जैसा दिख रहा हो, जो ब्रेड जैसा दिख रहा होगा, वो हमारा क्या होता है? यू स्पॉन्जिया। और स्पॉन्जिला ये देख सकते हैं, इसमें बहुत सारी ब्रांचेस हैं, वो कोई पर्टिकुलर शेप का नहीं है, बहुत अजीब सा है, उसे हम क्या कहते हैं? स्पॉन्जिला, जो कि हमारा सिर्फ फ्रेश वाटर में ही पाया जाता है। और ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं अदर, जिसे हम पर्टिकुलरली उसके अपीयरेंस पे जानते हैं, जैसे कि यूपेक्टिला, जो है हमारा वीनस फ्लावर बास्केट की तरह दिखता है, इसलिए हम उसे वीनस फ्लावर बास्केट भी कहते हैं। हालोनिमा जो कि ग्लास रोब स्पॉन्ज है, और है सिलियोना जो कि बोरिंग स्पॉन्ज है। तो ये सारे एग्जाम्पल आप याद रखिएगा। नहीं, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे हमारे अदर फाइलम सिलेंट्रेटा और उसके आगे क्या। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।